आपको ध्यान होगा केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना की सफाई से कोई वोट नहीं मिलते। वो तो पता चल गया उनको। उनकी आस्था तो इलेक्शन के साथ साथ बदल जाती है। जब इलेक्शन जो आता है उसी तरीके से हो जाते हैं वो। हम वो लोग नहीं हैं। यदि हमारी आस्था माँ यमुना से जुड़ी है तो वो जुड़ी है। इलेक्शन हो ना हो, वोट मिले ना मिले, यदि हम सब भारतीयों की एक इच्छा है कि माँ यमुना अपने अविरल रूप में दिल्ली में बहे, तो उसे पूरा करना मेरा फर्ज है। एक और उनकी शिकायत है, आपने मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर दिया। वो आतिशी ने कहा कि वहाँ इलाज, दवाई, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलता था। देखिए, ये तो आप दिल्ली की जनता से पूछिए। ढोंग और आडंबर की वो सरकार, उसको प्रोपोगंडा करने का जो तरीका मालूम था, बेचने का तरीका कि पब्लिसिटी कैसे होती है। बताया ना, काम इतना सा होता तो पब्लिसिटी इतनी होती थी। मोहल्ला क्लिनिक क्या था? सड़क किनारे नालों के ऊपर एक पोटा केबिन लगा दिया। वहाँ पे एक ऐसा डॉक्टर बिठाया जिसको ये कहा गया कि भाई पर पेशेंट 40 रुपये मिलेंगे तुझे। तो आप बताइए, वो डॉक्टर मरीज ठीक करेगा कि पेशेंट की लाइन लगाएगा? फिर वो उसमें भ्रष्टाचार, उसमें घपला कि एक दिन में मैंने जी 500 पेशेंट अटेंड किए, उसके हिसाब से मुझे पेमेंट दिया जाए। ना जहाँ दवाई थी, ना जहाँ वैक्सीनेशन था। उसका क्या कंपैरिजन है आरोग्य मंदिर से? आरोग्य मंदिर आपका फुल फ्लेज प्राइमरी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, जिसके अंदर मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आपकी नर्सिंग स्टाफ, वो सब लोग होते हैं। वहाँ पे दवाई आपको मिलेगी, वहाँ आपको वैक्सीनेशन मिलेगी, आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको वहाँ फर्स्ट एड मिलेगी। यहाँ तक कि वहाँ पे टेस्टिंग्स के लिए भी पूरा प्रोविज़न है। हर चीज़ वहाँ पे फैमिली प्लानिंग के जो वो है वो भी उनको जनता को दी जाता है। तो एक प्राइमरी सेक्टर की हेल्थ केयर आपको आरोग्य मंदिर से मिल रही है, और वो ऐसी सुविधा है। आज दिल्ली में हमने 1100 से अधिक आरोग्य मंदिर बनाने की जो काम शुरू किया है, जिसमें कि लगभग 100 आरोग्य मंदिर अब इस समय तक हम दिल्ली में बना चुके हैं। वो दिल्ली की जनता के लिए केंद्र सरकार का दिया हुआ वो आशीर्वाद है, जिससे कि आपको बहुत बड़ा सुकून मिलने वाला है। मोहल्ला क्लिनिक तो एक फ्रॉड था। दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक करके उनके पैसे का दुरुपयोग करना, और जिसमें फैसिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज आरोग्य मंदिर जहाँ जहाँ खुले हैं, लोग खुश हैं, उन्हें महसूस होता है कि आज सही मायने में उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। आप जाके कभी सुपरवाइज भी करते हैं, देखती हैं कि जो आरोग्य मंदिर आपने खोला है वो वाकई में ठीक से काम कर रहा है? मुझे काम ही यही है कि दिल्ली की जनता की प्रतिनिधि 24/7 की उनकी मुख्यमंत्री कभी आपको आरोग्य मंदिर पे दिखाई देगी, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी नाले के ऊपर खड़ी हुई। तो जनता के लिए जो काम हमने सोचे हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, हम लगातार चेक करते हैं। मैं भी, मेरे मंत्री भी, और हमारे विधायक भी। एक दावा उनका यह है कि जो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी थे, उन्होंने देश में एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल तैयार किया था, दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधार दी थी, और ऐसी सुधारी थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी चर्चा होती थी। जिस एजुकेशन मॉडल की बात वो करते थे कि जी एजुकेशन मॉडल पूरे विश्व में दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार के टोटल स्कूल 16 लाख बच्चे हैं, स्कूल हैं 799। उन 799 में से केवल 253 पक्की बिल्डिंग है। बाकी आज भी सेमी फिनिश बिल्डिंग में रह रहे हैं या टिन शेड में रह रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है, जिसको वो पढ़ी लिखी सरकार कहती थी कि हमारा एजुकेशन मॉडल विश्व में सबसे ऊंचा है। अब देखिए, और उसमें से भी कितने बड़े घोटाले किए। बाथरूम को भी क्लासरूम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और एक एक क्लासरूम पे 40 लाख का खर्चा, 50 लाख का एक क्लासरूम पे, इतना करोड़ों का खर्चा। तभी तो सीएजी रिपोर्ट आई, तभी तो आज उनके सब लोग जेल हो के आए। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार शायद ही दिल्ली के इतिहास में किसी सरकार ने किया हो। कि अमेरिका में तारीफ हो रही थी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही तो मैनेजमेंट उनको आती है, पढ़ी लिखी सरकार को। कहाँ क्या छपाना है, क्या दिखाना है, कैसे दिखना है, और क्या चीज़ छिपानी है, सब पता था उन्हें। इसलिए उनके मॉडल को तो हम फॉलो नहीं कर सकते। हम तो दिल्ली के लिए वो कर सकते हैं जो दिल्ली की बेहतरी। तो दिल्ली के स्कूलों के लिए क्या मॉडल है आपका? मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल
इस कदर बेहतरीन हमें करने होंगे कि आज पेरेंट्स अपने बच्चे को बजाय प्राइवेट स्कूल की लाइनों में खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट करने की बजाय दिल्ली के उस सरकारी स्कूल में आकर के पढ़ाने की इच्छा रखें जहां उनको बेहतरीन एजुकेशन मिले, अपडेटेड करिकुलम मिले और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जहां वो बच्चा compete कर सके ऐसी तैयारी मिले। उनकी स्मार्ट क्लासेस हों, उनकी लाइब्रेरी, उनकी लैब्स, हर चीज़ उसे वो मिले जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलती है। तभी हम अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार कर पाएंगे जो पूरे विश्व में लेकिन जाके ये तो कह रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट कर रही हैं, उनको मनमानी फीस पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। रजत जी, दिल्ली में जो एजुकेशन चल रही थी, खासकर ये प्राइवेट स्कूल, ये दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से गवर्न थे और उस एक्ट को जानते बूझते हुए भी कभी किसी पुरानी सरकार ने उसमें चेंज करने की कोशिश नहीं की। आज भी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस पे कि उनकी फीस रोकी जाए या मनमाने तरीके से वो ना बढ़ा पाएं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई इम्प्लीकेशन नहीं थी। पहली बार कोई सरकार आई है जिसने इतना दम रखा कि एक्ट लेके आए कि ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से फीस नहीं बढ़ाएंगे। अगर कोई भी प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, कैसे उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, कैसे उसमें टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, पहली बार कोई कानून बना है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलराइज करने के लिए। इससे पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया, पहली बार शिकंजा कसा गया उन स्कूलों पे। आज वो लोग रो रहे हैं कि आपने हमारे स्कूलों को इस कदर वो कर दिया है कि हम अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पा रहे। पिछली सरकार ने कभी नहीं किया, केवल नौटंकी। उसके अलावा कोई भी ऐसा आप बताइए कि कोई एक उन्होंने कानून बनाया हो कि हाँ दिल्ली की जनता के हित में कुछ किया हो, नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब भी दिल्ली में बारिश होएगी तो क्या फिर से मिंटो ब्रिज डूबेगा और बसें डूबेंगी? आपकी चिंता जायज़ है बच्चे। दिल्ली में हर बार बारिश में मिंटो ब्रिज भी डूबता रहा है। अखबार के फ्रंट पेज पे वो फ़ोटो हमने बचपन से देखी कि वो मिंटो ब्रिज है और उसमें बिल्कुल 75-80% तक बस डूब गई। और मैं बताऊं, इस 4 महीने में उस मिंटो ब्रिज पे मैं कम से कम 5-6 बार गई कि वो मिंटो ब्रिज इस बार नहीं डूबना चाहिए। पहली बार गई, वहाँ की समस्या समझी, उन्होंने कहा पंप लगा देते हैं। भगवान ने भी बीच बीच में ट्रायल बारिश दे दी, तो ट्रायल हुआ तो पता चला कि वो काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो ऑटोमेटिक भी अगली बारिश में डूब गया। तो फिर कहा जी एक काम करते हैं कि 3 बार का वो पंप ऑपरेटर लगा देते हैं, तो वो पाइप फट गया, फिर पाइप को ठीक कराया और उसके बाद से 3 बारिश और आ चुकी हैं, मिंटो ब्रिज नहीं भरा। तो मैं ये समझती हूँ कि जब जनप्रतिनिधि इतने सिंसियर हो जाएं और समस्या के पीछे पड़ जाएं तो समाधान निकल ही आता है, तो दिल्ली को समाधान मिलेगा। एक और सवाल ले सकते हैं जी। मैम, दिल्ली के व्यापारी को ऐसा लगता है कि सरकार उसको सपोर्ट नहीं करती, वो उपेक्षित महसूस करता है। दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरिया उनकी हालत ख़राब है, ये कब तक चलता रहेगा? दिल्ली में क्या है, मल्टीपल एजेंसी सिस्टम है। कहीं दिल्ली सरकार है, कहीं नगर निगम है, कहीं PWD है, कहीं NDMC है, कहीं DSIDC। हर जगह पे ये एजेंसियों का इस तरीके से गुच्छा बना हुआ है कि आप काम उलझे हुए हैं। पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने इन उलझनों को सुलझाने के लिए काम किया, और एक बहुत बड़ा काम जो दिल्ली के इतिहास में ना कभी इससे पहले किसी ने सोचा और ना कभी करने की हिम्मत रखी कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए हमने पुलिस विभाग से लाइसेंसिंग को हटाया और आज पूरी तरीके से जितने स्थानीय निकाय केवल और केवल एक एजेंसी रखी कि आपको लाइसेंस वो देंगी। ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा काम हुआ और व्यापारी आज खुश है। पहली बार दिल्ली सरकार ने ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बनाया है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहते हुए उनके साथ मिल करके कैसे काम होगा। पहली बार दिल्ली में जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे उसको MCD भी देती थी, दिल्ली सरकार भी देती थी। पहली बार ये काम होने जा रहा है कि आप
एमसीडी को वहाँ से हटा के केवल अगर डीएसआईडीसी है तो दिल्ली सरकार केवल आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीज़ों पे काम करते हुए हम व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि बेहतर सुविधाएं दिल्ली में व्यापारियों को मिल सके। आप सनातनी हैं, धर्म रक्षक हैं, लेकिन आपके शासनकाल में गौ माता की दुर्दशा क्यों? दिल्ली की सड़कों पर कचरा खाने को मजबूर क्यों है गौ माता? आपके पास क्या प्लान है गौ माता के वेलफेयर के लिए? ये सच में बड़ा तकलीफ़दायक विषय है और हर वो काम जो हमारी गौ माता को सड़कों पे निसहाय घूमने के लिए रोकने के लिए होना चाहिए, वो आज की सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है। मैंने जो सबसे पहला कदम उठाया, दिल्ली में जो गौशालाएं सरकार की ग्रांट से चलती हैं, सालों से पिछली सरकारों ने उनकी ग्रांट दी नहीं थी, पहले दिन ही आकर के हमने उन सारी की सारी गौशालाओं का करोड़ों रुपए जो बकाया था वो रिलीज़ किया ताकि वो गौशालाएं दुरुस्त होकर चल सके। पहली चीज़, दिल्ली में नई गौशालाएं बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो काम हमने शुरू कराया। तीसरी चीज़, वो डेयरी वाले लोग जो दूध तो यहाँ दोते हैं, उसके बाद गायों को छोड़ देते हैं कि जाइए सड़क पर, ऐसे सभी डेयरी वालों को केवल स्ट्रिक्टनेस नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस भी करके वो अलग एक तरीका है, उनको बुला के मैंने बात की कि आपको बताइए क्या तकलीफ़ है, आप क्यों शहर के बीचों बीच यहाँ रहते हैं और उसके बाद अपना गोवंश को सड़कों पे छोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि सालों से जो डेयरियाँ हमारी चल रही हैं उनमें सुविधाएं हैं ही नहीं, ना वहाँ गोबर गैस प्लांट है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है, तो हम कैसे जाएं मैडम। और मैं सही बताऊं, उनकी समस्याएं भी जेन्युइन थी। आज वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए डेयरी कॉलोनियों के लिए, उन सब कामों को करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है ताकि वो डेयरी कॉलोनी जो शहर के बीचों बीच रह रही है उनको वहाँ भेज करके सभी गायों को वहाँ भेजा जाए, एक तरीका। जो सड़कों पे गायें घूम रही है उनको गौशाला पहुँचाने का काम, और गौशाला पहुँचाने के लिए उनको ग्रांट दी कि भी आप इन्हें संभालिए। और तीसरा स्ट्रिक्टनेस कि जो भी ये काम करेगा, आप गायें अगर सड़क पे छोड़ेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे आपका वो प्रेमिसेस सील किया जाएगा या आपका बिजली काट दिया जाएगा। गाय को हम सड़क पे घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते, उनकी तकलीफ़, वो पन्नियाँ खा के जो गायें मर रही हैं या एक्सीडेंट में उनको टक्कर लग जाती है, कभी गाय को किसी व्हीकल से टक्कर लगती है, कभी गाय से किसी को टक्कर लगती है, ये अब दिल्ली में हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। मैं देखिए जिस भी सब्जेक्ट पर बात करता हूँ या लोग पूछते हैं, चाहे गाय है, एजुकेशन है, पॉल्यूशन है, बहुत काम छोड़ा है आपके लिए। मैंने कहा ना, मैं इसीलिए उनको रोज़ याद करती हूँ कि इतना केवल काम छोड़ा होता तो दिक्कत नहीं थी रजत जी, काम को उलझा के छोड़ा है उन्होंने। इस कदर सारी चीज़ों को उलझा दिया कि वो, अब छोटा सा विषय बताती हूँ, दिल्ली सरकार में जो सेल्फ डिफेंस वाले लोग हैं उनकी आवश्यकता थी 500 की, महाराज जी ने 25,000 अपॉइंट कर लिए, 25,000 लोग सरकार में बिठा दिए। उनको बीच बीच में उन्होंने काम दे दिया ऑड इवन का, कभी वो रेड लाइट पे खड़े कर देते थे कि बत्ती बंद रखिए, उनको लाखों रुपए देते रहते थे, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इसी भ्रष्टाचार में निपटा दिए। एक व्यक्ति केवल जिसका काम तख्ती पकड़ना है उसको दिन का 1,000 रुपये मिल रहा है, 30,000 रुपये ये इंजीनियर लोग नहीं ले रहे हैं, वो तख्ती पकड़ने वाला लेता था। और जब कोर्ट के आदेश हुए कि ये आप गलत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुए, तो वो सब निकाल दिए। अब निकाल दिए तो वो 20-25 हज़ार लोग रोज घूमते हैं। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। वो बस मार्शल जो बसों में थे, आज इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ गई जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है, सब कुछ है, मार्शल की जरूरत नहीं है, वो मार्शल घूमते हैं रोज। हमारा क्या होगा जी, हमारा क्या होगा जी। इतने सालों तक एक भी परमानेंट एम्प्लॉय लगाया नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट पे चलता रहा। पहली बार सरकार ने इस 15-20 साल के शासनकाल के बाद परमानेंट जॉब क्रिएट करी। हम अभी 6 तारीख को 1500 नर्सिस को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। अब वो परमानेंट नर्सिस आ गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी वो कह रही है हमारा क्या होगा जी। तो जो ऐसी वाली समस्याएं मेरे लिए छोड़ के गए हैं, मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा तकलीफदायक है कि भाई काम करते तो, काम ना भी करते पर कम से कम सिस्टम को उलझाते तो ना, दिल्ली को बर्बाद करने की दिशा में धक्का तो ना देते।
जो उन्होंने किया। आपकी बातें सुन के मुझे वो पुराना गाना याद आ रहा है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते।